हेलो वेलकम डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास में स्वागत है आपका। और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 27 और 28 अप्रैल से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, साथ ही इंपॉर्टेंट अगर आपके स्टैटिक जीके का कोई क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाता है तो हम उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ताकि चीजें जो है वो क्लास के अंदर रिवाइज होती रहें और आपके एग्जाम्स के अंदर ना जो भी चीजें पूछी जाती है बार बार, है ना, उसको भी डिस्कस करते चले। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है कि अंतरराष्ट्रीय लकड़बग्घा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय लकड़बग्घा दिवस, आप देख रहे हैं एक भेड़िए के जैसा ही एक प्रजाति होती है ना। अगर देखा जाए तो कुत्ते से मिलती जुलती प्रजाति है, भेड़िया या लोमड़ी से मिलता जुलता आपको दिखेगा, है ना, इस तरह का दिखता है, ये है लकड़बग्घा। अगर हम बात करें तो कई बार कहीं कहीं पे लकड़बग्घा की जगह पे ना एक दूसरा वर्ड यूज में हो जाता है, हिंदी में भी लिखा हुआ जाता है हाइना, है ना। लकड़बग्घे की जगह कई बार अंतरराष्ट्रीय हाइना दिवस लिखा रहता है, तो आपको ध्यान रखना हाइना हो चाहे लकड़बग्घा हो, हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं। तो ये जो दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है हर साल 27 अप्रैल को मनाया जाता है ना, लकड़बग्घा दिवस। अगर हम बात करें यहाँ पे तो 27 अप्रैल को ही एक और दिवस मनाया जाता है और वो है विश्व डिजाइन दिवस। क्या है? विश्व डिजाइन दिवस। विश्व डिजाइन दिवस आपको ध्यान रखना है। अच्छा, विश्व डिजाइन दिवस जो मनाया जाता है ये क्यों मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी डिजाइन बनाने के लिए, है ना, इनोवेशन चाहिए होता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी चाहिए होती है, तो उसी को बढ़ावा देने के लिए ये विश्व डिजाइन दिवस जो है 27 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दो दिवस आपको ध्यान रखना है 27 अप्रैल से, याद हो जाएगा। चलिए, दो और दिवस आपको ध्यान रखना है 26 अप्रैल से, और वो कौन कौन से दिवस हैं? तो अगर हम बात करें यहां पर तो 26 अप्रैल को भी दो दिवस मनाए जाते हैं। एक दिवस है आपका विश्व बौद्धिक संपदा दिवस या फिर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हम कहते हैं, ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो है ये भी आपका 26 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वेटेनरी डे बोला जाता है। तो ये दोनों दिवस आपको ध्यान रखने हैं 26 अप्रैल से, जो कि 26 अप्रैल को हर साल मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी भारत ने किस देश को थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग के प्रबंधन के लिए $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान की है। यानी कि भारत ने $2 मिलियन की क्या की है, फंडिंग की है। और किस लिए? जो इन रोगों से पीड़ित जो रोग हैं उन रोगियों के इलाज के लिए, जिसमें टीके और दवाइयां सभी चीजें इसके अंदर शामिल है। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज कि किसने, तो भारत ने। और किस देश को ये सहायता प्रोवाइड की है? तो आप क्या कहेंगे, हमारा जो पड़ोसी मित्र देश है, नाम है नेपाल, नेपाल को ये सहायता मिली है। अच्छा, यहीं पे हम बात करते हैं, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, है ना, जो मतलब आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं थैलेसीमिया की। थैलेसीमिया की अगर मैं बात करूं तो थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया जो है ये एक आनुवांशिक रोग है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली है, आपके पेरेंट्स से आपको मिलती है, आपके बाद आपके बच्चों को मिलती है, ऐसा जो होता है ना उसको बोलते हैं आनुवांशिक, है ना। तो आनुवांशिक रोग अगर हम बात करें, थैलेसीमिया जो है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, आनुवांशिक रोग है, और ये रक्त संबंधी विकार है, ध्यान रखिएगा, ब्लड से रिलेटेड ये आपकी बीमारी है। और इसके अंदर होता क्या है, हीमोग्लोबिन का जो उत्पादन है वो कम होता है ना, इसका हीमोग्लोबिन का। अब बेसिकली होता क्या है, हीमोग्लोबिन जैसे कैसे, तो आरबीसी का नाम आपने सुना होगा, रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। तो लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है उनके उत्पादन की क्षमता को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। इसकी क्षमता को, लाल रक्त कोशिकाएं जो है इनकी उत्पादन की क्षमता को प्रभावित करता है। और आपको पता है कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, है ना, उन्हीं के उसी की वजह से हीमोग्लोबिन का उत्पादन होता है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है, रक्त में ऑक्सीजन को ले जाकर के पहुंचाना। तो यहां पर ध्यान से इन चीजों को सुनिएगा कि ये जो चीज है ना, इसके अंदर क्या होता है कि नियमित रूप से जो रोगी होता है उसको नियमित रूप से क्या होता है, ब्लड चढ़ाया जाता है। नियमित रूप से मतलब कि हर 3 महीने में, 1 महीने में, 6 महीने में, जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस व्यक्ति को ब्लड जो है वो चढ़ाया जाता है ना, ताकि शरीर में हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो सामान्य रूप से बना रहे। समझ में आया? और अभी एक और आपको चीज याद रखना है यहां पर कि 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाया जाता है। कब? 8 मई को मनाया जाता है विश्व थैलेसीमिया दिवस। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। वहीं पे सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात करें तो सिकल सेल एनीमिया जो है इसके अंदर क्या होता है, ये भी आपका एक अनुवांशिक रोग है और ये भी आपका ब्लड से रिलेटेड ही आपका
रोग है ना, ब्लड संबंधी आपका रोग है। इसके अंदर क्या होता है, जो आरबीसी होती है ना अर्धचंद्राकार हो जाती है, या फिर अर्धचंद्राकार की जगह पे क्या लिखा रहता है कि हंसिये के आकार का हो जाता है, या फिर जो आपकी आरबीसी है यानी लाल रक्त कोशिकाएं जो है वो अर्धचंद्राकार या हंसिया, या फिर कई बार ऐसे लिखा हुआ आता है कि इसकी जगह पे आप ये समझिए ऐसा लिखा होता है कि दराती, है ना, कई बार ऐसा भी आता है, या तो हंसिये के आकार का या फिर दराती के आकार का या अर्धचंद्राकार कहा जाता है। यहां इस इमेज में देखिए, जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है, वो आपको ऐसी दिखेगी। और अगर कोई इस रोग से पीड़ित है तो वो उसके अंदर जो आपको आरबीसी दिखेगी वो इस तरह की दिखेगी। अब समझिए ध्यान से इन चीजों को, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ले जाने में क्या होती है, कठिनाई होती है। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देकर के समझाता हूं, है ना, तो ये और जल्दी से समझ में आएगा। एग्जांपल मेरा ये है कि मान लीजिए, है ना, मैंने अभी बिरयानी बनाई और ये बिरयानी मुझे पहुंचानी है आप तक। क्या करना है, आप तक मुझे इस बिरयानी को पहुंचाना है। अगर मेरे पास एकदम गोल प्लेट हो, बड़ी सी प्लेट हो, तो मैं इसके ऊपर ना खूब सारी बिरयानी रख सकता हूं, है ना, और आप तक मैं पहुंचाऊंगा। और अगर आपने एक प्लेट बिरयानी खा ली तो आपका पेट जो है वो भर जाएगा, यानी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, आपकी भूख खत्म हो जाएगी। अगर मैं यहीं पे इसकी जगह पे एक ऐसा प्लेट लूं जो है ना आधा टूटा हुआ हो, यानी अर्धचंद्राकार हो, आधा टूटा हुआ हो, पूरा ना हो, तो आप बताइए इसके ऊपर क्या मैं बिरयानी रख पाऊंगा? कितनी बिरयानी रखूंगा? पता चला ये अर्धचंद्राकार है तो इसके अंदर मैं 4 या 5 चम्मच 6 चम्मच बिरयानी रख सकता हूं, और उससे आपकी भूख तो मिटेगी नहीं। आपकी रिक्वायरमेंट तो एक प्लेट की है। तो अगर मैं ऐसे प्लेट में आपको लेकर के आऊंगा तो क्या आपकी रिक्वायरमेंट मिटेगी, आपकी भूख मिटेगी? नहीं मिटेगी। ऐसा ही सेम होता है आरबीसी के साथ। आरबीसी अगर इसके ऊपर क्या हीमोग्लोबिन लेकर के जाता है, ऑक्सीजन को। अगर ये रेड ब्लड सेल्स नॉर्मल होगी तो ये ऑक्सीजन को लेकर के जाएगा, तो ये नॉर्मल तरीके से ऑक्सीजन को लेकर जाएगा, तो इंसान के अंदर जो ब्लड के अंदर जो भी उसको ऑक्सीजन की जरूरत है वो उसकी कमी पूरी होगी। लेकिन अगर ऐसे अर्धचंद्राकार अगर आरबीसी होगी तो ये अपने साथ ऑक्सीजन को कितना लेके जा पाएगा? कम ऑक्सीजन लेकर के जा पाएगा, है ना, तो वो हमेशा इस रोग से पीड़ित रहने वाला है। तो उसकी जो ऑक्सीजन है वो जो कमी है वो पूरी नहीं होती, ऑक्सीजन को ले जाने में क्या होता है, कठिनाई होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाइए, आई होप कि आपको चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने 2047 का लक्ष्य रख रखा है कि हम 2047 तक इसको खत्म कर देंगे, इस रोग को हमेशा के लिए अपने भारत से। ठीक है, इसका उन्मूलन कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इंडिया स्टील 2025 कहां आयोजित हुआ है? दरअसल ये एक तरह का सम्मेलन है, अगर हम बात करें ये एक तरह का ऐसा मंच है। इंडिया स्टील 2025 की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये आयोजित कहां पर हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है मुंबई में। कहां आयोजित हुआ है? मुंबई में। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो इसका ना इस बार 6वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 6th एडिशन है। पहली बार इसका आयोजन कब किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है 2013 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अब यहां पर ये जो स्टील इंडिया स्टील 2025 ये जो चीज है, अगर हम बात करें तो इसके अंदर चर्चा किस बात पे हो रही है? तो स्टील नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाएगा, स्टील की ही बात करेंगे, सीधी सी बात है। तो यहां पर स्टील का जो उत्पादन है उसको कैसे बढ़ाया जाए, है ना, बेस्ट क्वालिटी का जो स्टील है उसका निर्माण कैसे करें, और स्टील उद्योगों के भविष्य के विकास के लिए रणनीति कैसे तैयार की जाए, इसी सब चीजों के ऊपर चर्चा की जाएगी इसके अंदर। अच्छा, अब इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम देखते हैं। पहला तो ये कि इस बार क्या है, 6वां संस्करण है। इसका आयोजन 24 से लेकर के 26 अप्रैल तक हुआ है। अगर आप यहां पर देखेंगे 24 से लेकर के 26 अप्रैल को हुआ है, 6वां संस्करण है। और कहां पर? तो बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर जो कि मुंबई में स्थित है, यहां पर हुआ है। इसके थीम जरूर ध्यान रखिएगा, यहां पे थीम लिखी हुई है शेपिंग द फ्यूचर ऑफ स्टील। आप बस आगे का जो मेन हेडलाइन है इसको याद रख लीजिएगा, पूरा थीम आप याद नहीं रख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की ये हेडलाइन जो है इसको याद रखिएगा, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ स्टील, या फिर अगर मैं कहूं हिंदी में तो स्टील के भविष्य को आकार देना। बस इतना आप ध्यान रखिएगा आगे का, है ना। अगर पीछे का आप नहीं याद रखते, अगर आगे का इतना याद रख लिया आपने तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। कई बार जिसकी थीम लंबी होती है वो शॉर्ट में ही उसकी थीम जो है वो मिल जाती है।
तो हम बात करें तो आकार देना, क्षमता वृद्धि, स्थिरता, डिजिटलीकरण और डाउन स्ट्रीम अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना, ये इस बार की थीम है। बात करें इसका उद्घाटन किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, और ध्यान रखिएगा वर्चुअली रूप से किया था इन्होंने ना, यानी ऑनलाइन माध्यम से, जैसे वीडियो कॉल के माध्यम से। बात करें यहाँ पे आयोजन, तो आयोजन जो है इस्पात मंत्रालय ने फिक्की के सहयोग से किया है। किसके सहयोग से? फिक्की के सहयोग से इस्पात मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। अच्छा, यहीं पे अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो एक और चीज आपने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ी होगी कि अगर हम बात करें इस्पात की यानी स्टील की, तो एक तो अभी भारत ने क्या लगाया है, इस्पात के ऊपर टैरिफ लगाया है। किसी को मतलब याद आ रहा है? अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, किसी को याद आ रहा है? इस्पात की बात करें अगर, तो इस्पात के ऊपर कितना टैरिफ लगाया भारत ने? 12% का, है ना। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो इस्पात उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है विश्व में, तो चीन जो है उत्पादन में नंबर 1 पे है। और वहीं पे अगर आपको याद आ रहा हो तो भारत जो है कौन से नंबर पे है? नंबर 2 पे, यानी दूसरे स्थान पर है। तो चीन के बाद कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है अपना भारत, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। हाल ही में भारत ने किस रोग के लिए जीन थेरेपी में सफलता हासिल की है? तो भारत ने अभी हीमोफीलिया के लिए, किसके लिए? हीमोफीलिया के लिए जीन थेरेपी में सफलता हासिल की है। और अगर हम बात करें तो ब्रिक इंस्ट्रीम एंड सीएमसी वेल्लोर के सहयोग से भारत के पहले मानव जीन चिकित्सा परीक्षण का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है। अगर हम बात करें तो जीन थेरेपी होता क्या है? जैसे आपको पता है कि हीमोफीलिया जो है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या है? एक तरह का रक्त विकार है। क्या है? एक तरह का रक्त विकार है, यानी ब्लड से रिलेटेड बीमारी है। और ये भी आपको ध्यान रखना है वंशानुगत है। क्या है? वंशानुगत है, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं तो ये भी आपका आनुवंशिक बीमारी है। अब आनुवंशिक बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है? आनुवंशिक बीमारी में क्या होता है, जो भी चीजें होती है वो कौन लेकर के जाता है? जीन। जीन जो होती है वो क्या लेकर के जाती है? जो भी आपके गुण अवगुण जो भी है वो आगे वाली पीढ़ी में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। जीन का काम तो यही होता है। तो अगर हम इन जीन के अंदर कुछ ऐसा मतलब करें, चेंजेस करें, कुछ ऐसी थेरेपी यूज करें कि ये जो विकार है ये आगे वाली पीढ़ी में जाए ही ना, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो जीन थेरेपी में सफलता हासिल की है हमने, भारत ने, यानी कि हीमोफीलिया रोग के लिए की है। अच्छा, हीमोफीलिया से रिलेटेड अगर मैं आपको चीज बताऊं तो अभी लास्ट टाइम पे मैंने आपको पढ़ाया था इसी महीने की 17 अप्रैल को, याद आ रहा है? 17 अप्रैल को हमने क्या मनाया है? तो 17 अप्रैल को हमने विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया था। अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो फिर से आप जाकर के रिवाइज कीजिए चीजों को। ये एक आनुवंशिक बीमारी है, इसे शाही रोग भी कहा जाता है। शाही रोग की अगर मैं बात करूं, दरअसल ये इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया थी उनको था, है ना, इसीलिए इसे शाही रोग भी कहा जाता है। इसके अंदर बेसिकली इस बीमारी में होता क्या है, तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। और रक्त का थक्का एक और कारण से नहीं जमता है, वो है विटामिन के। तो रक्त का थक्का ना जमने के कारण दो है, एक है विटामिन के की कमी से नहीं जमता है, और दूसरा क्या है कि अगर किसी को हीमोफीलिया है तो उसके अंदर भी रक्त का थक्का जो है नहीं जमता। अगर रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो शरीर अगर कहीं कट जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, तो ब्लड जो है वो रुकेगा नहीं, और अत्यधिक ब्लड मतलब रक्त स्राव होने से क्या होता है, होगा ये कि उसका निधन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? अगर मैं बात करूं ड्रीम टेक्नोलॉजी की, तो जो ड्रीम टेक्नोलॉजी ये काम क्या करती है, ये एक चीनी कंपनी है। क्या है? एक चीनी कंपनी है, चाइनीज कंपनी है, जो घरेलू सामान बनाती है, यानी होम अप्लायंस बनाती है। जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे ना, छोटा सा आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर है ना। हेयर स्टाइलिंग अगर मैं बात करूं तो एक तरह का टूल्स है। ऐसे बहुत से टूल्स है जो होम अप्लायंस के टूल्स होते हैं, है ना, इन्हीं को बनाने वाली एक चाइनीज कंपनी है। और इसकी अभी पहली भारतीय एम्बेसडर बनाई गई है, पहली बार। और वो कौन बनी है? तो आपको ध्यान रखना है, कृति सनोन का नाम, ऑप्शन डी आपको ध्यान रखना है। कृति सनोन आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये एक एक्ट्रेस है। क्या है? एक एक्ट्रेस है, अभिनेत्री है, इन्हीं को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 में एआई में निवेश के आधार पर भारत कौन से स्थान पर है? यानी कि हम बात कर रहे हैं एआई में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं।
तो यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये इंडेक्स जो है ये एआई को लेकर के ना अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग श्रेणी में ना देशों को रैंक देने का काम करता है। और अभी अगर हम बात करें तो इसकी एक रैंकिंग है एआई में इन्वेस्टमेंट, यानी एआई में निवेश के आधार पर अगर हम बात करें तो इस रैंक में भारत जो है वो कौन से स्थान पर है, तो भारत 7वें स्थान पे है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। और ये जो इंडेक्स है जारी किसने किया है, तो स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेंटर्ड एआई जो है इसके द्वारा ये जो आपकी रैंकिंग है जारी की गई है। और नंबर 1 पे कौन है इस रैंकिंग में, अमेरिका, 2 पे कौन है, चीन, और 3 नंबर पे कौन है, यूनाइटेड किंगडम। यानी टॉप आपको ध्यान रखना है अमेरिका, यानी सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके अंदर निवेश कौन कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, तो अमेरिका कर रहा है। और भारत इस मामले में 7वें स्थान पे है। आपको याद है कि भारत जो है एक और चीज में कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था 7वें स्थान पर है। भारत की रैंक जो है एक और ऐसी चीज है जिसके अंदर 7वें स्थान पे है। याद आ रहा है किसी को, कॉफी उत्पादन। अगर 2025 के स्टार्टिंग में आप लोगों ने रेगुलर क्लासें की होंगी तो कॉफी उत्पादन में भारत जो है वो 7वें स्थान पर है। ये भी हाल ही में है ना, मैंने आपको पढ़ाया था। पहले स्थान पे कौन है, तो आपको ध्यान रखना है पहले स्थान पर है ब्राजील, है ना। कॉफी उत्पादन में सबसे ज्यादा पूरे विश्व में कौन उत्पादन करता है, तो ब्राजील करता है। अब ये जो रैंकिंग थी, इस रैंकिंग के अंदर डेटा कहां से कहां तक लिया गया है, तो 2013 से लेकर के 2024 के बीच का जो है डेटा इसके अंदर लिया गया है। इसी डेटा के आधार पर बात की गई है, ये रैंकिंग जो है वो दी गई है। ठीक है, कहने का मतलब एआई में निवेश का मतलब क्या है कि किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, उसी के ऊपर ये रैंकिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है। गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा परीक्षण किया है चीन ने। ठीक है, चीन ने अभी ना लगभग 2 किलो के हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है और ये 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुंच गया था। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण है किसने किया है, चीन ने किया है। अब गैर परमाणु यानी नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम, तो बेसिकली होता क्या है, जब हाइड्रोजन बम का हम मतलब अगर हम बात करें हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन बम के अंदर ना किसका यूज करते हैं हम, हाइड्रोजन के जो अगर हम बात करें समस्थानिक की बात करते हैं, है ना, तो कौन से समस्थानिक का यूज करते हैं, तो हम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का यूज करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे हाइड्रोजन के समस्थानिक का यूज नहीं किया है, हमने यहाँ पर किसका यूज किया है, हमने यहाँ पर यूज किया मैग्नीशियम हाइड्राइड का यूज किया है ना। थोड़ा और डिटेल में देखिए, चीजों को समझिए। यहाँ पर हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन के समस्थानिक यानी आइसोटॉप का यूज होता है, और किसका यूज होता है, तो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का यूज करते हैं। अगर हम बात करें यहां पर, लेकिन नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम के अंदर परमाणु सामग्री के बिना निरंतर आग का गोला, ये आज नहीं है, ये आग है। ठीक है, इसको टाइपिंग मिस्टेक है, ये आज नहीं है, आग है। आग का गोला बनाने के लिए मैग्नीशियम हाइड्राइड का यूज किया गया है इस बम को बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर किस प्रक्रिया का यूज होता है जो हाइड्रोजन बम होता है, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। परमाणु बम जब भी हम बनाते हैं तो परमाणु बम के अंदर नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया जो है इसका यूज होता है। नाभिकीय विखंडन का मतलब क्या होता है, फिजन प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं। किसकी, हम फिजन प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं यहां पर, तो नाभिकीय संलयन किसमें होता है, हाइड्रोजन बम के अंदर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया का यूज होता है, यानी फ्यूजन की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज समझिएगा ध्यान से, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया इन परमाणु बम और हाइड्रोजन बम जो है ये इन कौन सी प्रक्रिया पर आधारित होती है, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, पहले भी पूछा गया है। देखिए, परमाणु बम बनाने के लिए क्या होता है, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया होती है। जैसे क्या होता है, जैसे कोई नाभिक है ना, इस नाभिक के क्या होते हैं, जब परमाणु बम का विस्फोट होगा तो ये नाभिक जो है 2 अलग अलग नाभिकों में टूटेगा, यानी 2 और छोटे अणुओं में टूटेगा, है ना। और इनके टूटने के से क्या होता है, यहां पर कुछ ऊर्जा उत्पन्न होगी, यानी आप ये समझिए एनर्जी उत्पन्न होगी। इसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, यानी नाभिक का 2 अलग अलग यानी छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडन। और संलयन में क्या होता है कि 2 नाभिकों का मतलब 2 जो अणु हैं वो जुड़ करके क्या करते हैं, एक अणु बनते हैं, यानी संलयन की प्रक्रिया में 2 नाभिक जुड़ करके एक नाभिक बनते हैं, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, और उसके बाद जुड़ने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, इसको हम यूज करते हैं
ऐसी ही मतलब इस ऊर्जा का हाइड्रोजन बम समझ लीजिए कि हाइड्रोजन बम ऐसे बनता है, यानी विखंडन में नाभिक का टूटना और संलयन में नाभिक का जुड़ना, ऐसा समझिए आप। समझ में आया? और ये परमाणु बम कौन सी अभिक्रिया पर आधारित होती है? तो नाभिकीय विखंडन, और हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, है ना। पहली चीज तो ये कि कौन सा संस्करण है, तो आपको ध्यान रखना दूसरा संस्करण है। इसका आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो 25 से 27 अप्रैल तक आयोजन हुआ है। कहां पर? तो नई दिल्ली के अंदर हुआ है, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। अच्छा, इसके अंदर भारत जो है वो नंबर 1 पर है, और भारत ने 83 गोल्ड मेडल जीते हैं, यानी टोटल 87 मेडल में से 83 गोल्ड मेडल हैं, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। जापान जो है वो दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे मंगोलिया है, और जापान ने 3 गोल्ड जीते हैं। ये मत सोचिएगा कि टेबल के अंदर इतना डिफरेंस क्यों है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गलत हो गया है, या टेबल में मतलब ऐसा कि गोल्ड मेडल में इतने अंतर क्यों है। तो भाई आपको ध्यान रखना है, योग की बात करें तो ये किसने, हम ही ने तो दिया है पूरे विश्व को योग। तो आपको ध्यान रखना है, योग के अंदर भारतीय ही तो नंबर 1 पर है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है ना, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई योग तो हम इंडिया बहुत अच्छे से कर पाता है। इंडिया मतलब इंडिया के हर इंसान को अगर हम कहें योग, तो एक आध योग की पोजीशन तो वो बता ही देगा, एक आध योगा का स्टेप तो वो जरूर बता देगा हर इंसान। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 का दूसरा संस्करण है, 25 से 27 अप्रैल तक हुआ है, नई दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ है, और भारत जो है इसमें रैंक 1 पर है 83 गोल्ड मेडल के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में 1 मिलियन उद्यमी बनाने के लिए द भारत प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की है? तो 1 मिलियन उद्यमी यानी 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, 10 लाख एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। 1 मिलियन का मतलब क्या हुआ? 10 लाख। तो भारत में 10 लाख उद्यमी एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए द भारत प्रोजेक्ट की जो शुरुआत की है, वो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुरुआत की है। ठीक है, याद हो जाएगा। इसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो एक चीज समझिएगा, ये आप जो देख रहे हैं इमेज में, ये है पीयूष गोयल। इन्होंने कहां से शुरुआत की है? तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है कि इन्होंने मुंबई से शुरुआत की है। कहां से? अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि इन्होंने कहां शुरुआत किया है, तो मुंबई आपको ध्यान रखना है। तो द भारत प्रोजेक्ट, होकर निडर शुरू कर, द भारत प्रोजेक्ट क्या है? तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 1 लाख मिलियन एंटरप्रेन्योर उनको सशक्त बनाना है ना। और अगर हम कहें तो इसमें होता क्या है, द भारत प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया जाएगा? तो जितने भी युवा हैं, है ना, जितने भी उद्यमी हैं, युवा हैं, इनको सिखाया जाएगा कि बिजनेस को कैसे शुरू किया जाए, है ना। कौन कौन से मतलब क्षेत्र हैं, कौन कौन से फील्ड हैं, उनके बारे में बताया जाएगा, इनके स्किल्स को डेवलप किया जाएगा, है ना। साथ ही साथ इनको फंडिंग भी मतलब रेज की जाएगी, है ना, प्रोवाइड किया जाएगा इनको फंडिंग भी, ताकि ये लोग क्या बन सकें, सशक्त बन सकें। तो 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर बनाना है भारत को, अभी यही इसका टारगेट है द भारत प्रोजेक्ट का। कहां से शुरुआत हुई? मुंबई से। किसने शुरू किया? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, सिमलीपाल, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, सिमलीपाल किस राज्य में स्थित है, जिसे आधिकारिक तौर पर 107वां राष्ट्रीय उद्यान यानी 107वां नेशनल पार्क का दर्जा मिला है? तो आपको ध्यान रखना है, सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अभी सिमलीपाल की बात करूं तो ये एक टाइगर रिजर्व था, है ना, और अब इसको क्या घोषित किया गया है? आधिकारिक तौर से नेशनल पार्क घोषित किया गया है। ओडिशा की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ओडिशा में ये दूसरा नेशनल पार्क है, यानी ये ओडिशा का दूसरा नेशनल पार्क है। पहला कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, पहला नेशनल पार्क उड़ीसा का है भीतरकनिका। नाम आपने सुना होगा, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, भीतरकनिका नेशनल पार्क कहां स्थित है, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी ओडिशा में स्थित है। ठीक है, और दूसरा नेशनल पार्क कौन सा बन गया है आपका? सिमलीपाल नेशनल पार्क। अगर एग्जाम में ऐसा पूछ ले 107वें की जगह पर कि सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है, तब आप क्या कहेंगे? तब भी आप कहेंगे सिमलीपाल। ठीक है, अभी तक कितने थे? 106 नेशनल पार्क थे। अच्छा, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी
शुरू हुई है कहां पर, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। ये क्वेश्चन बहुत पहले आप लोगों ने पढ़ा था करंट अफेयर्स में ही, है ना, कि दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी जो है कहां शुरू हुआ है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। तब ये टाइगर रिजर्व हुआ करता था, अब ये नेशनल पार्क हो गया है। अच्छा, नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वैसे तो हर स्टेट के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि कई बार नेशनल पार्क आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे दिए, 4 राज्य दे दिए, आपसे पूछ लिया कि भैया मिलान करो इनका, है ना। तो आपको नेशनल पार्क तो वैसे सब पता होने ही चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट बात करें अगर यहां पर, तो भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट है, जिसका अब नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। ये कहां पर, उत्तराखंड में है। और पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, तो हैली नेशनल पार्क हुआ करता था, ठीक है। फिर इसका जिम कॉर्बेट हुआ और रामगंगा हो गया। तो अभी भी एग्जाम में आता है अगर क्वेश्चन, तो जिम कॉर्बेट के नाम से आ जाता है, इसलिए जिम कॉर्बेट और रामगंगा दोनों ध्यान रखिएगा, एक ही नेशनल पार्क का नाम है। फिर भारत का 7वां या नवीनतम नेशनल पार्क आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा के अंदर स्थित है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। वहीं पे भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो हेमिस नेशनल पार्क है, और ये लद्दाख में स्थित है। अगर हम बात करें भारत में सर्वाधिक नेशनल पार्क कहां पर है, तो आप क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक नेशनल पार्क है। यहां पे टोटल 11 नेशनल पार्क हैं, यानी सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। याद हो जाएगा। चलिए एक और चीज, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपने पढ़ा था नवीनतम टाइगर रिजर्व, बताइए हाल ही में सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व। चलिए मैं ही आपको बता दे रहा हूं, 58वां टाइगर रिजर्व जो है सबसे नवीनतम कौन सा, 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है। और ये आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में घोषित किया गया था। नाम क्या है, माधव। नाम सुना है आपने, जो माधव टाइगर रिजर्व है इसको बनाया गया है, इसको माधव टाइगर रिजर्व बना है मध्य प्रदेश में। और ये 58वां टाइगर रिजर्व है भारत का, जो कि सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभयारण्य की हम बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। अप्रैल 2025 में किस संस्था के पूर्व अध्यक्ष कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हुआ है। तो आप इसरो का लोगो देख करके आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं, है ना, कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, जिनको के कस्तूरी रंगन के नाम से भी जाना जाता है शॉर्ट में, है ना। इसी के ये पूर्व अध्यक्ष थे और इनका भी हाल ही में हुआ है निधन। बात करें इसरो की, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1959 में हुआ है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। और सबसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, अभी नए अध्यक्ष बने हैं इसरो के, और ये 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं, वी नारायणन। क्या नाम है, वी नारायणन, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये इसरो के कौन से नंबर के अध्यक्ष थे, तो ये इसरो के 5वें नंबर के अध्यक्ष थे, ठीक है। अगर हम के कस्तूरी रंगन की बात करें तो ये इसरो के 5वें नंबर के अध्यक्ष थे जिनका निधन हुआ है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं के कस्तूरी रंगन के बारे में। 24 अक्टूबर 1940 में इनका जन्म हुआ है और 25 अप्रैल 2025 में इनका क्या हुआ है, निधन हुआ है। डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन 84 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में इनका निधन हुआ है। इसरो के 5वें अध्यक्ष थे। इनका अध्यक्ष के तौर पे जो कार्यकाल है वो 1994 से लेकर के 2003 तक इनका कार्यकाल है ना। इन्होंने नेतृत्व किया है 1994 से लेकर 2003 तक इसरो के एज अ चेयरमैन के तौर पर, ठीक है। और कौन से नंबर के हैं, तो 5वें नंबर के, ये भी ध्यान रखिएगा। SSLV और PSLV जो प्रक्षेपण यान है, इसको विकसित करने में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कई बार पढ़ा होगा। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके प्रारूप समिति की अध्यक्षता भी कस्तूरी रंगन ने ही की थी, है ना। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, है ना, ये किस समिति की सिफारिश पर हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बात करें तो इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। पद्मश्री 1982 में दिया गया है, पद्म भूषण 1992 में दिया गया है, पद्म विभूषण 2000 में दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके अवार्ड की, तो इन्हें आर्यभट्ट पुरस्कार से नवाजा गया है, विक्रम साराभाई मेमोरियल गोल्ड मेडल दिया गया है, HK फिरोदिया पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है, MP बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया। बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, लेकिन आपको ये तीनों जरूर ध्यान रखने हैं कि जो भारत का हमारा पद्म अवार्ड जो भी है, वो इनको तीनों के तीनों पद्म अवार्ड दिए जा चुके हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? पहली चीज तो ये जो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग है, ये एशिया महाद्वीप के अंदर यानी एशिया के अंदर जितनी भी टॉप क्लास की मतलब जो शिक्षण संस्थान है, जो आपके संस्थान है, उसको रैंकिंग दिया है इसने। अब हम बात करते हैं कि भारत में कौन शीर्ष पर है, तो IISC यानी IISC बेंगलुरु जो है ये नंबर 1 पर है इस रैंकिंग में, अन्ना यूनिवर्सिटी नंबर 2 पर है और IIT इंदौर जो है ये नंबर 3 पर है। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये इंडिया की रैंकिंग में है, यानी हमारे भारत में ये टॉप पर है इस रैंकिंग के हिसाब से। वहीं एशिया की अगर मैं बात करूं तो एशिया के अंदर इनका कौन सा स्थान है, तो आपको ध्यान रखना है एशिया में IISC का 38वां स्थान है ना। वहीं पे अन्ना यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो 111वां स्थान है और अगर हम बात करें IIT इंदौर का तो 131वां स्थान है। तो इस रैंकिंग के हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि भारत में कौन सा स्थान शीर्ष पर है, तो आप क्या कहेंगे, IIS बेंगलुरु। लेकिन वहीं पे पूछा जाए कि एशिया में कौन शीर्ष पर है, तब आप क्या जवाब देंगे कि एशिया के अंदर शीर्ष पर कौन है, तो सिंधुआ यूनिवर्सिटी जो कि चीन की यूनिवर्सिटी है, ये इसके अंदर शीर्ष पर है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में। इसमें 35 देशों की 853 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया था और भारत के अंदर जो शीर्ष पर है वो IISC बेंगलुरु है जो कि 38वें नंबर पे है। अच्छा, ये जारी किसने किया, टाइम्स हायर एजुकेशन में। ऐसा ही एक QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी आई थी जिसके अंदर बताया गया था कि एशिया 2025 की रैंकिंग है इसी साल की, जिसके अंदर बताया गया था कि एशिया में नंबर 1 पर कौन है, तो पेकिंग यूनिवर्सिटी है जो चीन की यूनिवर्सिटी है, और भारत में नंबर 1 पर कौन है, तो IIT दिल्ली, और ओवरऑल एशिया में 44वें नंबर पर ये आपकी IIT दिल्ली है। यहां पर दोनों यूनिवर्सिटी वाली रैंकिंग आपको ध्यान रखनी है, टाइम्स हायर एजुकेशन और QS वर्ल्ड रैंकिंग, है ना। और यहां पर ध्यान रखिएगा कि एशिया में शीर्ष पर कौन है और भारत में शीर्ष पे कौन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये हर साल मनाया जाता है 24 से लेकर के 30 अप्रैल तक। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की हम बात कर रहे हैं, यानी विश्व टीकाकरण सप्ताह की बात कर रहे हैं। यह हर साल 24 से 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है 2025 की वो क्या है, कि सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है, ये इस बार की थीम है। अच्छा, इस सप्ताह की मैं बात करूं तो इससे WHO ने कब शुरू किया था, तो 2012 में इस सप्ताह की स्थापना की थी WHO ने। समझ में आया, WHO ने कब इसकी शुरुआत की थी, 2012 में विश्व टीकाकरण सप्ताह की। अच्छा, उद्देश्य क्या है, सिंपल सी बात है, उद्देश्य यह है कि टीकाकरण के लाभों को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को ना इसके प्रति जागरूक करने के लिए ये जो है विश्व टीकाकरण सप्ताह शुरू किया गया है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको याद दिलाऊं कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। मैंने 16 मार्च को आपको ये पढ़ाया था। कब पढ़ाया था, 16 मार्च को मैंने ये चीज पढ़ाई थी आपको। और क्या पढ़ाया था मैंने, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। किसी को याद आ रहा है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आया किसी को याद? चलिए, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे पूछ लेता हूं, देखते हैं आपको पता है कि नहीं। एक आपको ध्यान रखना है, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष क्या है, टीकाकरण से ही संबंधित एक अभियान है मिशन इंद्रधनुष। ध्यान रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष जो है ये टीकाकरण अभियान है, भारत सरकार का है। ये भारत सरकार का एक बहुत ही अच्छा टीकाकरण अभियान है। इसमें देश के अंदर पूर्ण टीकाकरण करने की बात कही गई है कि हमें देश के अंदर कोई भी टीकाकरण से वंचित ना रहे। इस अभियान के माध्यम से सबको टीकाकरण जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, गर्भवती महिलाओं को और जितने भी बच्चे हैं छोटे उन सबको। इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम में पूछा गया कई बार क्वेश्चन, कि जो सबसे पहला टीका खोजा गया था वो किसका खोजा गया था, तो वो चेचक रोग का खोजा गया था। किसका, चेचक का। और किसने खोजा था, तो एडवर्ड जेनर का नाम आपको ध्यान रखना है। किसका, एडवर्ड जेनर का, है ना। चेचक रोग की टीका खोजी गई थी सबसे पहले, और किसने खोजा था, तो एडवर्ड जेनर ने खोजा था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पायल कपाड़िया को किस देश के नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है
फ्रांस के सम्मान से। ये फ्रांस का नागरिक सम्मान है, ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर। इससे सम्मानित किया गया है पायल कपाड़िया को। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये पायल कपाड़िया है, और इनके यहाँ पे जो आप एक छोटा सा देख रहे हैं ना, ये एक चिन्ह जैसा, यही है, आपको ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। ये इनको पहना करके इनको सम्मानित किया गया है। अगर बात करें पायल कपाड़िया की तो ध्यान रखिएगा, एक मूवी आई थी ऑल वी इमेजिन एज लाइट। इस मूवी की डायरेक्टर थी, निर्देशक थी कौन? पायल कपाड़िया। ये मूवी का पोस्टर है, जो मूवी है, और इसने एशियन फिल्म अवार्ड्स के अंदर ना बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। ध्यान रखिएगा पायल कपाड़िया का नाम, ये एक डायरेक्टर है। अगर पूछा जाए आपसे कौन है पायल कपाड़िया, तो आप क्या कहेंगे? एक निर्देशक है, एक डायरेक्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए, असम राइफल्स ने अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो असम राइफल्स ने अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में जो नियुक्त किया है वो किया है श्री लक्ष्मी पीवी को। किसको किया है? श्री लक्ष्मी पीवी को किया है ना। और अगर हम असम राइफल्स की बात करें तो असम राइफल्स के अभी महानिदेशक कौन है? मैंने अगस्त महीने में आपको ये चीज पढ़ाई थी, है ना। महानिदेशक कौन है? याद आ रहा है किसी को? अवनी लेखरा का नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा। सॉरी, अवनी लेखरा नहीं, विकास लखेरा। इसका नाम पढ़ा होगा आपने, विकास लखेरा। अगर आपको याद आ रहा हो तो रिकॉल कीजिए। विकास लखेरा जो है ये कौन बने थे? ये असम राइफल्स के महानिदेशक बने हैं अभी नए। तो ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। डॉग हैंडलर का मतलब आप यहाँ पे समझ गए होंगे, जो मिलिट्री के अंदर जो डॉग्स होते हैं, जो स्क्वाड्स होते हैं ना, इनके जो मतलब बम का पता लगाते हैं, माइनिंग की सुरंगों को देखते हैं, विस्फोटक सामान का सूंघ करके पता लगाते हैं, उनको हैंडल करने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, चलिए, लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने आपसे? क्वेश्चन ये था कि विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है ना। और मैंने एक छोटा सा तरीका भी बताया था आपको। अगर आप पृथ्वी लिखते हैं तो पृथ्वी में देखिए, इसे आप अगर कह दें 2 बार 2 लिख दीजिए, ये 2 जैसा दिखता है बीच का हिस्सा। और प की बात करूं अगर मैं, तो आपको याद है सिर्फ अप्रैल महीने में ही क्या आता है? प वर्ड जो है ये सिर्फ अप्रैल महीने में आता है, पृथ्वी में भी प आता है। तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस। ये ट्रिक मैंने आपको याद करवाया था। ठीक है, और अवर पावर अवर प्लेनेट जो है आपको ध्यान रखना है, इस बार की हमारी थीम भी है। काफी इंपॉर्टेंट दिवस है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज आपके लिए टुडे क्विज में एक छोटा सा क्वेश्चन है कि किस देश में भारत की सहायता से, ध्यान रखिएगा, भारत की सहायता से अरुण 3 जल विद्युत परियोजना बनाया जा रहा है? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, है ना। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के लेक्चर में।